नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 7 में। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था सार्क संगठन के 7 देशों के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था नेपाल और भूटान के बारे में। अभी तक हमने सार्क संगठन, सार्क क्या है, ये एक संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको दक्षिण एशियाई में कुछ देशों ने मिलकर बनाया था। इसमें आने वाले देशों की संख्या 8 है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें से हमने अभी तक 7 देशों के बारे में पढ़ लिया है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तक। आखिरी हमारा देश बचा है बांग्लादेश। तो आइए आज बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। अब हम यदि इस बांग्लादेश की लोकेशन को देखें तो ये रहा एशिया का मैप, जिसमें से ये नीचे हमें दिख रहा है, ये रहा हमारा इंडिया के जस्ट बाजू में ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश की लोकेशन देखो तो इंडिया के जस्ट बाजू में है। ये सार्क संगठन का आखिरी देश है बांग्लादेश। आज हमें इसी के बारे में कवर करना है। तो बांग्लादेश के बारे में हम उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा देखें तो इसके थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं। उससे पहले हम इतिहास क्या कहता है कि ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश तो अभी बना है। पहले ये था पूर्वी पाकिस्तान, उससे पहले था ये पूर्वी बंगाल और उससे पहले था ये बंगाल। इस बांग्लादेश ने कैसे बंगाल से बांग्लादेश बना, इस सफर को देखते हैं। बांग्लादेश से पहले ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। पहले इसको कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये पूरब में है, भारत के पूर्व में है, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये भारत के पश्चिम में है, इसलिए इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। जब पूरे विश्व में युद्ध का समय चल रहा था, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 1939 से शुरू हुआ, 1945 तक चला। और जो कोल्ड वार था, कोल्ड वार 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक चला था। कोल्ड वार में 2 देश थे, एक तो अमेरिका और दूसरा था रशिया। जो रशिया का साथ देता था, जो देश रशिया का साथ देता उसकी सीधी दुश्मनी अमेरिका से होती, जो देश अमेरिका का साथ देता उसकी सीधी दुश्मनी रशिया तो होती थी। ये कोल्ड वार था जिसमें रशिया और अमेरिका दोनों आपस में नहीं लड़े थे, लेकिन पूरी दुनिया को लड़ाया था। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। इसी बीच 1944 में जो जिन्ना था, जिन्ना कौन था? जिन्ना वही था जिसने भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात कही थी कि भारत से हमें अपना एक अलग सेपरेट देश चाहिए, जिसने पाकिस्तान को मांगा था। तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वह 1944 के बाद कंट्रोल के बाहर हो गया था। मतलब जहां भारत में जहां तहां देखो वहां दंगे करा रहा था, अशांति फैला रहा था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने पूरे भारत को यूनाइट किया, जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ा, वह तक मजबूर हो गए थे भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए। फिर फाइनली भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जिन्ना ने अपने लिए अलग देश मांगे, जिसमें से भारत ने उसने एक टुकड़ा इधर मांगा और एक टुकड़ा उसने इधर मांगा। ये उसने देश मांगे थे। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसको कहा गया, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में था तो इसे पश्चिमी पाकिस्तान, ये भारत के पूर्व में था तो इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। ये था पूर्वी पाकिस्तान और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। तो फिर फाइनली भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन पश्चिमी पाकिस्तान वालों को शांत रहना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है, या तो चाहे वो भारत के साथ करे या अलग देशों के साथ करे, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ करे। इसको शांत रहना अच्छा लगता ही नहीं है, इसे किसी ना किसी को परेशान करना ही है। अब इन पश्चिमी पाकिस्तान वालों को कोई मिल नहीं रहा था परेशान करने के लिए, तो ये है अपने इस पूर्वी पाकिस्तान को ही परेशान करने लग गए। तो ये इनको कह के बुलाते थे बंगाली। बंगाली क्यों कह के बुलाते थे? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें बंगाली भाषा बोली जाती है। क्योंकि ये पहले बंगाल था, ये भारत का एक क्षेत्र था। यहाँ पर एक भारत का राज्य है जिसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल। ये बंगाल और ये बांग्लादेश, ये पूरा एक क्षेत्र था जिसे बंगाल के नाम से जाना जाता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया, तब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा बंगाली है। यहाँ पर हिंदू लोग भी रहते हैं और यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा है और यहाँ का मुस्लिम भी पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने देखा आगे चलकर कभी परेशानी होगी तो वह इसी क्षेत्र से होगी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे 1905 में 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस पूरे बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया।
इस वाले क्षेत्र को कहा गया पश्चिमी बंगाल और इस वाले को कहा गया पूर्वी बंगाल, क्योंकि ये पूरब में है इसलिए इसे पूर्वी बंगाल कहा गया और ये पश्चिम में है इसलिए इसे पश्चिम बंगाल कहा गया। यहाँ पर भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, इसे आज भी इसे पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, जबकि ये भारत के पूर्व में होने के बाद भी इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है, क्योंकि ये उस जमाने में उस समय इसका विभाजन किया गया था, बंगाल को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया था। फिर यही पूर्वी बंगाल आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान बना और यही आगे चल के बना बांग्लादेश। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पूर्वी पाकिस्तान के बारे में। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे उन्हें शांत रहना अच्छा नहीं लगता था, तो ये परेशान करने लग गए किनको, अपने पूर्वी पाकिस्तान वालों को। ये इन्हें बंगाली कह के बुलाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती थी। यहाँ से होकर जाती है कर्क रेखा और कर्क रेखा पर रहने वाले लोग न ज़्यादा गोरे होते हैं और ना ही ज़्यादा काले होते हैं। तो ये इन्हें काला कलोट भी कह के बुलाते थे, बकलोल कहते थे और नाटू कह के भी चढ़ाया करते थे इनको। तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे ये अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे, इन्हें थोड़ा अपने से नीचे समझते थे। यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे लोगों की हाइट ज़्यादा होती थी 6 से 7 फुट, क्योंकि यहाँ पर जो पंजाब वाला क्षेत्र था वो भारत में तो थोड़ा ही आया, आधे से ज़्यादा पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया और उनकी हाइट भी बहुत होती थी, इसलिए ये इन्हें नाटू वगैरह कह के भी बुलाया करते थे। और हद तो तब हो गई जब इस पूर्वी पाकिस्तान में हुआ चुनाव और इस चुनाव में जीत गए शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान से चुनाव जीत गए। अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों को गुस्सा आ गया कि ये चुनाव कैसे जीत गए। पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने शेख मुजीबुर रहमान को बधाई और शपथ दिलाने के लिए बुलाया पश्चिमी पाकिस्तान। अब शेख मुजीबुर रहमान चले जाते हैं पश्चिमी पाकिस्तान शपथ लेने के लिए, लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले इन्हें शपथ दिलाने की जगह उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और ये इनको अपने से नीचे मानते थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि ये कोई यहाँ का ये मंत्री शंत्री बने, इसलिए इन्हें जेल में बंद कर दिया। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान था इसमें बगावत शुरू हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए, जहां तहां देखो अशांति फैल गई, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक, लोग विरोध में उतर आए। अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों का यहाँ पर विरोध होने लगा, तो अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने क्या किया, अपनी सेना तैयार की। अब पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी एकदम तैयार थी पूर्वी पाकिस्तान में जाने के लिए। यहाँ से फिर रवाना होती है पश्चिम पाकिस्तान की आर्मी। यह आर्मी बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पर पहुंचकर पश्चिमी पाकिस्तान वाली आर्मी इतना तबाही मचाती है, इतने लोगों को मारती है कि यहाँ पर चारों ओर लाशें ही लाशें, पूरे पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ अशांति फैला देती है। कई महिलाओं का ये लोग बलात्कार भी कर देते हैं। अब पूर्वी पाकिस्तान एकदम बहुत परेशान हो जाता है, यहाँ पर चारों तरफ अशांति फैली हुई है, लोग मर रहे हैं। यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर आकर लोगों पर बहुत अत्याचार कर रही थी। अब पूर्वी पाकिस्तान बहुत परेशान, चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। अब पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी। यहाँ इस समय जो भारत में प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। जब पूर्वी पाकिस्तान वालों ने इंदिरा गांधी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, तब इंदिरा गांधी ने तुरंत बुलाया मानिक शाह को, सैम हार्मोजी, फ्रेमजी, जमशेदजी मानिक शाह को तुरंत बुलाया और कहा कि आज ही अपनी आर्मी को तैयार कीजिए, आज ही हम पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे। तब मानिक शाह ने तुरंत कह दिया कि नहीं, हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि क्यों नहीं लड़ सकते, तुम हमारी बात को काट। तब मानिक शाह ने समझाया कि अभी ये जो समय चल रहा है ये अभी बरसात का समय चल रहा है। इस समय जो उत्तर भारत में एक विशालकाय नदी जिसका नाम है गंगा, वो पूरे उत्तर भारत का लगभग लोगों पानी लेकर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक ऊपर से नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वही भी ऊपर से बहुत बड़ी नदी पूरा पानी लेकर इधर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये पूरा जो इलाका है इस समय बाढ़ ही बाढ़ से पीड़ित है। यहाँ पर यदि हम युद्ध करने जाएंगे तो हम सेना से कम युद्ध करेंगे, इस बाढ़ से ज़्यादा युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए अभी युद्ध नहीं कर सकते हम। तब इंदिरा गांधी ने कहा तो अब हम क्या करें। तब मानिक शाह ने कहा कि अभी आप अपने गुटों को मजबूत करिए, क्योंकि जब हम युद्ध करने जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान पर तब कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव न बने, इसलिए अपने साथ देशों को जोड़िए और इस पूर्वी पाकिस्तान वालों से कहिए कि अपनी एक सेना बनाए, उसे तैयार करे, उसे ट्रेनिंग दे।
अब पूर्वी पाकिस्तान वाले अपनी एक सेना बना लेते हैं और उसे ट्रेनिंग देते हैं, गोली चलाना सिखाते हैं और इनकी एक सेना बनकर तैयार हो जाती है जिसका नाम रखते हैं ये मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी सेना बांग्लादेश में बनाई जाती है। अब समय खत्म होता है बरसात का। बरसात इस समय खत्म हो जाती है, नदियां पूरी ठंडी हो जाती हैं। मानिक शाह अपनी सेना को तैयार करके बैठे रहते हैं। बस कमी थी तो सिर्फ इंदिरा गांधी के ऑर्डर की। जैसे ही इंदिरा गांधी ऑर्डर देती हैं कि कर दो आक्रमण, तब भारतीय सेना इधर से टूट पड़ती है। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी दोनों मिलकर इस पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पर टूट पड़ते हैं। भारतीय सेना अलग मारती है और मुक्ति वाहिनी अलग मारती है। इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी दोनों मिलकर इन पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान वालों की सेना पर टूट पड़ते हैं और इन मुक्ति वाहिनी वाली सेना को ऑपरेट कर रहे थे भारतीय कमांडर कि कैसे तुम्हें युद्ध लड़ना है, कैसे तुम्हें जाल फैलाना है और कैसे तुम्हें किन इलाकों में कब्जा करना है। तो भारतीय कमांडरों को पूरा नॉलेज था, इसलिए वह मुक्ति वाहिनी सेना को ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें इतना कुछ पता नहीं था। अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों को छूट जाते हैं पसीने और वह अपने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी आर्मी को और हथियार और अपनी सेना भेजने का इधर से प्रयास करते हैं। तो भारत चलता है तो इस रास्ते को ही बंद कर देता है। इस रास्ते में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को रख देता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है कि ये ऊपर से एयरपोर्ट का काम करता है। इस पर से एयरफोर्स की सेना के जहाज ऊपर से उड़ भी सकते हैं और यहाँ पर लैंड भी कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे जहाज रखे भी रहते हैं। इसका नाम था INS विक्रांत। विक्रांत को लगा दिया जाता है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से पाकिस्तान की पूरी सप्लाई बंद, पूरा हुक्का पानी इधर से बंद हो जाता है। यहाँ पर उसकी सेना अकेली रह जाती है। अब पाकिस्तान देखता है कि हम इधर तो जा नहीं पा रहे, तो यहाँ पर जो उसकी पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी उनको ठोक रही थी। एक तो मुक्ति वाहिनी और उन भारतीय कमांडर साथ मिलकर ठोक रहे थे। इधर से फिर इंडियन आर्मी, ऊपर से एयरफोर्स लग जाती है ठोकने में और इधर से मार रही थी नेवी, यानी कि भारत की थल सेना भी मार रही है, वायु सेना भी मार रही है और उधर से नेवी भी ठोक रही थी। अब पाकिस्तान बड़ा परेशान कि अब इसका करें तो क्या करें। तब पाकिस्तान देखता है कि यदि भारत की पूरी सेना, अभी उनका ध्यान इस तरफ है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। यहीं पर एक क्षेत्र था लोंगेवाला। लोंगेवाला के जस्ट पीछे था जोधपुर एयरपोर्ट, यहाँ पर भी एयरफोर्स थी। पाकिस्तान ने सोचा यदि हम यहाँ पर रात में हमला करें, रात में हमला करके जोधपुर पर हमला करें तो यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो एयरफोर्स थी वह उतनी पुरानी टेक्नोलॉजी की थी जो रात में उड़ान नहीं भर सकती थी। यदि हम यहाँ पर रात में हमला करें और जोधपुर को उड़ा दें तो इस वाले क्षेत्र पर हम कब्जा कर लेंगे। अब भारत बड़ा परेशान। अब पाकिस्तान अपनी टैंक रेजिमेंट, लगभग 100 के समथिंग ये टैंक थे और 6000 के समथिंग पैदल सेना थी। पाकिस्तान इस पूरी सेना को, टैंक रेजिमेंट और पैदल आर्मी को भेज देता है लोंगेवाला में। अब पूरी टैंक रेजिमेंट को पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा देता है, यहाँ तक भेज देता है। अब भारत के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि भारत एक तो उधर पूर्वी पाकिस्तान वालों की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ से ये पाकिस्तान भारत में हमला बोल देता है लोंगेवाला में। यहाँ पर मात्र 120 जवान थे जिनके मेजर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। 120 जवान थे कुल, और यहाँ पर पाकिस्तान के लगभग 100 के समथिंग टैंक और 6000 के समथिंग पैदल सेना आई थी, जिनके सामने ये भारत के ये 120 जवान कितने मात्र मुट्ठी बराबर थे। तब दिल्ली से ऑर्डर आ चुका था कि आप पीछे हट जाइए, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस समय इंदिरा गांधी के लिए बड़ी चिंता का समय आ गया था क्योंकि एक तरफ तो वह पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रही तो दूसरी तरफ अपने ही क्षेत्र पर आक्रमण हो रहा था। यानी कि ये तो वही हाल हो गया कि दूसरे का घर बसाते बसाते अपना घर तोड़वा बैठे। अब यहाँ पर भारत के मात्र 120 जवान, जिनके मेजर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के ऑर्डर, दिल्ली से ऑर्डर आ चुका था कि आप पीछे हट जाइए। और ये जो कुलदीप सिंह चांदपुरी थे ये थे सिख। यहाँ पर जो 120 जवान थे वह थे सिख रेजिमेंट के। तब इन 120 जवानों ने अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहा कि मरना ही है तो हम सामने से मरेंगे, पीछे हटकर नहीं मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस वाले क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम पीछे हट जाएंगे तो भारत में आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। यदि गोली खाना ही है तो हम सीने पर खाएंगे लेकिन पीठ पर नहीं।
अब यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपनी बहादुरी और अपनी अक्लमंदी से यहाँ पर युद्ध की तैयारी की। यहाँ पर जब पाकिस्तान के ये टैंक रेजिमेंट आ रहे थे तो उन्होंने टैंक को उड़ाने वाले माइंस जो कि उनके पास जिनकी संख्या बहुत ही कम थी, तो उन्होंने इस एरिया में माइंस ही माइंस बिछा दिए थे। उनके पास माइंस बहुत कम थे तो उन्होंने उन माइंस की जगह पर बिछा दिए थे अपने खाना खाने वाले टिफिन को, यानी कि आगे बिछा दिए माइंस। अब जैसे ही पाकिस्तान के टैंक आगे आते हैं और इन माइंस पर जब चढ़ते हैं तो ये स्टार्टिंग के कुछ टैंक फूट जाते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि इधर माइंस बिछे हुए हैं। तब पाकिस्तान वाले इस वाले क्षेत्र को चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो माइंस है। तब वह इंजीनियर्स को बुलाते हैं इन माइंस को डिफ्यूज करने के लिए। तब तक कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी 120 जवानों को पूरे इलाके में भेज देता है, पूरे इलाकों में जगह जगह बांट देता है, स्नाइपर राइफल लेके चारों ओर फैला देता है। अब पाकिस्तान की सेना लग जाती है माइंस को खोजने में लग जाती है। इधर बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाते हैं तो देखते हैं अच्छा यहाँ पर माइंस है, तो माइंस खोदते इन्हें हो जाती है सुबह डिफ्यूज करते करते। देखते हैं, नज़र उठा के देखते हैं तो तब तक दिन निकल आता है और नीचे जब नज़र झुका के देखते हैं तब देखते हैं कि वह ये सब तो खाने के टिफिन थे। और इधर पूरे इलाके में कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी पूरी सेना को बिछा देते हैं। कोई इधर से गोली मारता है, कोई इधर से तो कोई इधर से। पाकिस्तान की सेना बड़ी परेशान, लगता है इन्हें गलत इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ पर लोंगेवाला में मात्र 120 जवान थे। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ सेना ही सेना है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वह देखते हैं कि यहाँ पर तो सच में ही 120 ही जवान थे, तो फिर वह माथा फोड़ती है। अब हो जाती है सुबह, और सुबह हो जाती है तो तब यहाँ से जोधपुर से भरते हैं एयरफोर्स अपनी उड़ान। जैसे ही एयरफोर्स आती है तो पूरे टैंक को ठोकने लग जाती है, चारों तरफ सिर्फ टैंक ही टैंकों को उड़ा देती है पूरी एयरफोर्स। एक ही बार में पूरे पाकिस्तान के टैंकों को धराशायी कर देती है। यहाँ से पाकिस्तान अपने टैंकों को छोड़कर उसे भागकर जाना पड़ा। महज 120 जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए और अक्लमंदी का प्रयोग कर पाकिस्तान के 100 के समथिंग टैंक और 6000 के समथिंग पैदल सेना को धूल चटा देते हैं। अब पाकिस्तान इधर से भी हार मान जाता है। उसके बाद पाकिस्तान अपने जो टैंकों को छोड़कर गया था वह टैंक आज भी लोंगेवाला में रखे हुए हैं, जो याद दिलाते हैं 1971 की वो लड़ाई को, जब 120 जवानों ने पाकिस्तान के 100 के समथिंग आए हुए टैंकों को छोड़कर जाने पर और वापस पैदल जाने पर मजबूर कर दिया था। अब पाकिस्तान इधर से भी हार जाता है। अब पाकिस्तान को एकदम बिल्कुल हाई लेवल की गुस्सा आ जाती, क्योंकि वह इधर से भी हार जाता है और उसकी इधर पर भी सेना हार रही है। तब पाकिस्तान अपने सबसे खतरनाक हथियार को तैयार करता है। उस समय इसके पास एक सबमरीन थी। ये एक सबमरीन थी जो उस समय की बहुत खतरनाक थी। इसका नाम था PNS गाजी। इस सबमरीन को पाकिस्तान तैयार करता है। ये सबमरीन एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। यह क्योंकि पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर जलने के कारण यह एकदम ऊपर यदि कोई शिप भी है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके नीचे सबमरीन भी है। यह सबमरीन पानी के नीचे चलकर अपने दुश्मन को कब का टारगेट कर देती है, किसी को भी पता नहीं चलता, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तब पाकिस्तान अपनी इस सबमरीन को तैयार करता है और इसे निकाल देता है भारत की ओर, यहाँ पर भेज देता है INS विक्रांत को मारने के लिए। अब भारत के लिए एक और चिंता खड़ी हो जाती है, यदि यह PNS गाजी यहाँ तक आ गई तो इस विक्रांत का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब भारत के सामने एक और चिंता खड़ी हो जाती है, यदि PNS गाजी यहाँ तक पहुँच गई तो इस विक्रांत के वह बर्बाद कर देगी। तब भारत अपनी अक्लमंदी और बुद्धि का प्रयोग करता है और इस विक्रांत को बचाना भी है और PNS गाजी को हराना भी है। तब वह अपनी एक चाल चलता है। वह देखता है कि ये यहाँ पर विशाखापट्टनम में उसका एक और एयरक्राफ्ट था जो कि इस समय सर्विसिंग पर था। यह एयरक्राफ्ट इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब यह सर्विसिंग पर जाते हैं तो इनको 6 महीने लग जाते हैं सर्विसिंग करने पर। इसका नाम था INS राजपूत। भारत के पास एक और था लेकिन यह इस समय सर्विसिंग पर पड़ा था, खराब था। तब भारत यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ये जो विक्रांत है इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 7-8 हज़ार कमांडर की जरूरत पड़ती है। इन काम कर रहे कमांडरों को बोलता है कि तुम लोग अपने अपने घर पे कॉल करो कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में INS विक्रांत आ रहा है। तब ये लोग इधर खबर करते हैं तो पूरे भारत में
पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाती है कि यहाँ पर INS विक्रांत आ रहा है। तो इस INS विक्रांत को क्या करते हैं, इस INS विक्रांत को यहाँ ना भेजकर इसे छुपा दिया जाता है अंडमान निकोबार में। अब PNS गाजी का आना होता है। PNS गाजी पहले तो इधर ही जा रही थी, लेकिन जब इधर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई कि INS जो विक्रांत है वह विशाखापट्टनम में आ रहा है, तब यह सबमरीन इधर जाने की बजाय इसे खबर मिल जाती है कि यह जो विक्रांत है वह विशाखापट्टनम में खड़ा है। तब यह विशाखापट्टनम की ओर मुड़ जाती है और उधर की ओर चल देती है। जैसे ही यह गाजी विशाखापट्टनम में आती है तो देखती है कि कहाँ है विक्रांत, कहाँ है। तब तक INS राजपूत को खबर लग जाती है, जब तक ये ट्रैक कर लेता है कि यहाँ पर PNS गाजी आ जाती है, क्योंकि इसका जो पंखा है वह आवाज़ करता है जब वह घूमता है हल्का हल्की सी। तो इसने ट्रैक कर लिया कि यहाँ पर कुछ हलचल मच रही है, तो समझ आता है कि यहाँ पर PNS गाजी आ चुकी है। तो वह अपनी मिसाइल को तैयार करता है और दाग देता है PNS गाजी में। यह अंदर जाकर इतना कर्रा झटका देती है उस जगह पर जहां पर इस PNS गाजी में भरे थे हथियार। उसी हथियार की वजह से ये PNS गाजी फट जाती है और अपने ही हथियार से ये PNS गाजी समाप्त हो जाती है। तब भारत ने अपनी अक्लमंदी और बुद्धि का प्रयोग करके इस PNS गाजी को भी हरा दिया। अब पाकिस्तान बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उस समय की सबसे खतरनाक सबमरीन PNS गाजी को एक सर्विसिंग पर पड़े हुए जहाज मार गिराता है। उसके लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। अब पाकिस्तान हो जाता है बहुत परेशान। वह उसको लग जाता है, पाकिस्तान को लग जाता है कि अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, यदि हमने कुछ नहीं किया तो ये पूर्वी पाकिस्तान हमारे हाथों से चला जाएगा। अब पाकिस्तान मदद मांगता है अमेरिका से, अमेरिका कुछ भी करके हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये अमेरिका से इसलिए मदद मांगता है क्योंकि अमेरिका को इस इलाके में एक जगह चाहिए जहां पर वो अपनी सेना, अपना एयरपोर्ट बना सके एयरफोर्स के लिए। तो अमेरिका से इसलिए मदद मांगता है कि यदि अमेरिका तुम हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हें जगह देंगे, तुम चाहे जो बना लेना, एयरपोर्ट बनाना है एयरपोर्ट बना लेना, हमें अपनी आर्मी रखना है आर्मी रख लेना। अब यह मदद मांगता है अमेरिका से। अमेरिका तैयार भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस समय भारत से उसकी सीधी दुश्मनी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका है, यहाँ पर जब अमेरिका आया था तो यहाँ से अमेरिका को भारत ने ही भगाया था LTT की मदद से, इसलिए भारत की इससे सीधी दुश्मनी हो चुकी थी। और दूसरी बात, ये जो PNS गाजी थी, इस PNS गाजी को पाकिस्तान को भी अमेरिका ने ही दिया था, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए हो जाता है तैयार। और फिर अमेरिका अपनी नेवी को तैयार करता है, और नेवी जो कि थी 7वां बेड़ा, इस नेवी, ये जो नेवी थी जो अमेरिका ने भारत के लिए भेजी, इसका नाम था 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट। यह बेड़ा इतना बड़ा था कि इसमें 25-30 तो ये पानी वाली जहाज होती हैं, इसमें सबमरीन भी रहती हैं इसके साथ में। इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है 7वां बेड़ा, जिसमें ये जो हेलिकैरियर है, ये हेलिकैरियर भारत के पास जो विक्रांत है उससे भी 2 गुना बड़ा था। इसके ऊपर 40 तो फाइटर जेट तैयार ही रहते हैं युद्ध के लिए। ये जो हेलिकैरियर था ये इतना खतरनाक था। अब अमेरिका ने अपनी नेवी को भेज दिया, भारत की ओर रवाना कर दिया युद्ध के लिए। यह बेड़ा इतना खतरनाक था, इस अकेले बेड़े ने इराक को हरा दिया था। यदि ये भारत में आ जाता तो यह चुटकियों में गेम को पलट देता, इतना खतरनाक था ये बेड़ा। इस बेड़ा को रवाना कर दिया अमेरिका ने भारत की ओर। अब अमेरिका अपने 7वां बेड़ा को भेज देता है इंडिया की ओर, इंडिया की ओर इसे रवाना कर देता है। अब इंडिया में इंदिरा गांधी के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाती है कि अब इस 7वां बेड़ा का मुकाबला कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये समय इतना पुराना था, 1971 का समय था। इस समय की टेक्नोलॉजी उतनी भी अच्छी नहीं थी। भारत के पास मात्र एक तो हेलिकैरियर था, दूसरा खराब पड़ा था, सर्विसिंग पर था। यहाँ की जो एयरफोर्स थी वो रात में काम नहीं करती थी, दिन में उड़ान भरती थी। अब इस 7वां बेड़ा का मुकाबला करा कैसे जाए। अब भारत को याद आता है रशिया। इंदिरा गांधी रशिया से मदद मांगती हैं कि देख रहे हैं ये जो श्रीलंका में हमने आपकी मदद की थी, इस मदद करने का नतीजा देखिए। अब आज अमेरिका अपने 7वां बेड़ा को भेज रहा है हम पर हमला करने के लिए, जल्दी से कुछ करिए नहीं तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। अब रशिया कहता है कि काहे टेंशन ले रहे हैं, हम है ना। तब रशिया ने अपना 40वां बेड़ा
तब रशिया ने अपना 40वां बेड़ा को भेजा भारत की ओर। इस बेड़े का नाम था 40वां बेड़ा। सोचिए, अमेरिका के पास 7वां बेड़ा, उसमें 25-30 तो ये पानी वाली जहाज होती हैं, 2 पनडुब्बियां भी होती हैं, लेकिन रशिया ने अपने 40वां बेड़ा को भेजा, जो कि अमेरिका के 7वां बेड़ा से कितने गुना बड़ा है। इसमें भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिनके ऊपर एयरफोर्स के फाइटर जेट तैयार थे उड़ान के लिए। ये था 40वां बेड़ा। अब रशिया ने भेज दिया 40वां बेड़ा भारत की ओर। इस 40वां बेड़ा में 8-9 सबमरीन थी और हर एक जहाज में परमाणु हथियार तैयार थे। अब रशिया की सेना भी रवाना हो जाती है भारत की ओर। अब इस लड़ाई में 2 देश और शामिल हो जाते हैं, एक तो रशिया और दूसरा अमेरिका। अब रशिया की सेना हिंद महासागर में पहुंच जाती है और पूरे हिंद महासागर में डेरा डाल लेती है। अपनी पूरी सेना को हिंद महासागर में बिछा देती है, जिससे कि कोई भी जहाज इधर से गुजरने ना पाए। रशिया अपने 40वां बेड़ा को पूरे हिंद महासागर में लगा देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पक्षियों का बहुत बड़ा समूह घूम रहा हो, इतने जहाज थे इस 40वां बेड़ा में। चारों ओर से इस हिंद महासागर को कवर कर देता है। अब यहाँ पर पहुंच जाती है अमेरिका की सेना। अब वो देखती है कि यहाँ पर तो पहले से ही रशिया डेरा डाल के बैठा है, ना तो वो इधर से निकलने देता है और ना ही वह इधर से निकलने देता है। और तो और रशिया अपने इन जहाज़ों पर एयर डिफेंस का सिस्टम भी ऑन कर देता है, अपनी मिसाइलों को तैनात कर देता है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक थी, यदि 400 किलोमीटर के अंदर आ जाता है तो वह जहाज पर अलार्म बजा देता है, कि जिससे वह पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई 400 किलोमीटर के अंदर आ गया है। और यदि वह 300 किलोमीटर के अंदर आ जाए तो ये पूरे जहाज़ों पर अलार्म बजाने लग जाता है कि देखिए कोई 300 किलोमीटर की भी अंदर आ चुका है। और यदि कोई 200 किलोमीटर के अंदर आ जाए और यहाँ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो यह सिस्टम तुरंत खबर भेज देता है रशिया की राजधानी मॉस्को में कि कोई 200 किलोमीटर के अंदर आ चुका है और यहाँ पर ये सभी लोग अभी सो रहे हैं। और यदि कोई 100 किलोमीटर के अंदर आ जाए और रशिया की राजधानी मॉस्को से भी कोई प्रतिक्रिया ना मिले और ना ही यहाँ से कोई प्रतिक्रिया मिले तो यह अपने आप ही चल जाती है और दुश्मन को मार गिराती है, ऑटोमेटिक फायर हो जाती है फिर ये। इस प्रकार का सिस्टम ऑन कर दिया था रशिया ने। अब यह बात अमेरिका को पता थी, इसलिए वह 400 किलोमीटर दूर से ही चिल्ला रहा था, वापस जाओ यहाँ से, 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को, इस बार वापस चले जाओ यदि अपनी सलामती चाहते हो तो। तब रशिया ने कहा कि तुम तो गिनती भी करके लाए हो परमाणु हथियार की, हम तो गिनती भी करके नहीं लाए, हमने गिनती शुरू ही की थी 300 के बाद, परमाणु हथियार की धमकी हमें मत देना। तब रशिया अपनी इन सबमरीन को भी बाहर ले आया था, ऊपर उठा लाया था समुद्र तल पर, जिससे कि दिखना चाहिए कि हम सबमरीन भी लेके आए हैं। अब अमेरिका को लग गया कि वापस चलने में ही भलाई है, तब यहाँ से अमेरिका वापस चला जाता है पाकिस्तान को अपने हाल पर छोड़कर। तब रशिया हिंद महासागर में लगभग 1.5 महीने तक और रुका था कि भारत को कोई डिस्टर्ब ना करे। अब पाकिस्तान को लग गया कि पूर्वी पाकिस्तान अपने हाथ से निकल गया। अब पाकिस्तान को लग गया कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये है अपने हाथों से चला गया। तो फिर फाइनली पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान की सेना ने। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम ये युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान को फिर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लगभग 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया। फिर उनसे लिखवाया गया कि लिखो, अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं, अब वह बांग्लादेश है। फिर पूर्वी पाकिस्तान इसको आज़ाद किया और बांग्लादेश का गठन किया गया। बांग्लादेश का गठन हुआ था 26 मार्च 1971 को। यह क्षेत्र बन गया पूर्वी पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश। इसके जो पहले प्रधानमंत्री बने वह बने शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम बांग्लादेश की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। बांग्लादेश जिसका गठन 26 मार्च 1971 को हुआ था। भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वह बांग्लादेश से ही लगती है, 4096.7 किलोमीटर की। और यहाँ पर एक डेल्टा पाया जाता है सुंदरबन का डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। यह पाया जाता है बांग्लादेश और भारत में। भारत से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है गंगा। गंगा लगभग पूरे उत्तर भारत का पानी लेकर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी की एक यहाँ से सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी, और ऊपर से आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह तीनों बांग्लादेश या बांग्लादेश के आसपास क्षेत्रों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। यह नदियां अपने साथ धूल मिट्टी के कण आदि को लेकर आती हैं और अपने मुहाने पर लाके छोड़ देती हैं,
जिससे यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। इस वाले क्षेत्र में डेल्टा बन जाता है। डेल्टा क्या होता है, ये जो दिख रहा है इसी को डेल्टा कहा जाता है। तो जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह है सुंदरबन का डेल्टा। वो कहाँ पर है, बांग्लादेश और भारत का यहाँ पर राज्य है पश्चिम बंगाल में। ये रहा बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश की राजधानी आती है ढाका, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर उसकी राजधानी आती है ढाका। जस्ट उसी के बगल में एक शहर है नारायणगंज। यहाँ पर जूट की बहुत बड़ी मंडी है। जूट क्या होता है, जो अनाज भरने के लिए जिस बोरे का यूज़ किया जाता है वो जूट का बना होता है। तो जूट की मंडी कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी जस्ट बगल में एक शहर है नारायणगंज। यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी है। इसका एक बंदरगाह आ जाता है नीचे, यहाँ पर इसका नाम है चटगांव बंदरगाह। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।